क्या ऐसा कारण हुआ कि आपको वो वीडियो डिलीट करना पड़ा? क्या आपको भी करप्शन के रूप में पैसा चढ़ गया था? क्या आपने मतलब अब दूसरा काम शुरू कर दिया है कि आप पैसा लेके वीडियोस डिलीट कर देंगे? क्या कुछ ऐसा है? जो करप्शन हो रही है, देखिए ये एक ऐसा सिस्टम है, ये नीचे से लेके ऊपर तक बहुत हायर लेवल पे है। ठीक है ना, मैं उसको मिटा नहीं सकता हूँ, लेकिन ना ही इन लोगों को कोई सजा होती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है पर्सनल। मैं 3 साल से इस काम कर रहा हूँ। 2-3 महीने इंक्वायरी बैठती है, इंक्वायरी के बाद वो लोग दोबारा के वहां सेटल हो जाते हैं। साल लग जाता है, 1.5 साल में इनको दोबारा से बहाल कर दिया जाता है, क्योंकि हिस्सा सारा ऊपर तक जाता है। आज डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में न्यूज़ सर इंडिया की पूरी टीम मौजूद है और बातचीत करने का मौका मिला है हमें। टीम उधमपुर के जो चेयरमैन हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, अच्छव सिंह जी, इनसे बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अच्छव जी, मैं शुरुआत ही करूंगा टीम उधमपुर से। टीम उधमपुर पे हम देखते रहते हैं, मैं खुद उसको फॉलो करता हूँ, आपके पेज को। आप हमेशा उस पर कोई ना कोई वीडियो इस तरह का अपलोड करते हैं जिसमें कोई करप्शन का मामला हो रहा होता है, जिसमें कोई करप्शन मांग रहा है, कोई दे रहा है, कोई कुछ इस तरह का मामला होता है। भी कुछ समय पहले हमने एक वीडियो देखा था जो लगभग आधा 1 घंटा तकरीबन उस आपके पेज पे दिखा हमें, जिसमें एक ट्रैफिक कर्मी जो है वो रिश्वत लेता हुआ वहां पे दिख रहा है उस वीडियो में। क्या ऐसा कारण हुआ कि आपको वो वीडियो डिलीट करना पड़ा? क्या आपको भी करप्शन के रूप में पैसा चढ़ गया था? क्या आपने मतलब अब दूसरा काम शुरू कर दिया है कि आप पैसा लेके वीडियोस डिलीट कर देंगे? क्या कुछ ऐसा है? देखिए, मैं आपके पास, आपने जो क्वेश्चन पूछा, मैं खुद चाहता था कि शायद बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि अच्छव सिंह ने शायद कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी, इसलिए वो वीडियो डिलीट किया। एक्चुअल हमारा जो टारगेट है वो क्या रहता है कि जो करप्शन हो रही है, देखिए ये एक ऐसा सिस्टम है, ये नीचे से लेके ऊपर तक बहुत हायर लेवल पे है। ठीक है ना, मैं उसको मिटा नहीं सकता हूँ, लेकिन ना ही इन लोगों को कोई सजा होती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है पर्सनल। मैं 3 साल से इस काम कर रहा हूँ। 2-3 महीने इंक्वायरी बैठती है, इंक्वायरी के बाद वो लोग दोबारा के वहां सेटल हो जाते हैं। साल लग जाता है, 1.5 साल में इनको दोबारा से बहाल कर दिया जाता है, क्योंकि हिस्सा सारा ऊपर तक जाता है। अब दूसरी चीज क्या है कि हम इनके साथ क्या कर सकते हैं, जो मुझे पर्सनली लगता था, जो आज भी लगता है, कि हम एटलीस्ट इनको पब्लिक के सामने नंगा कर सकते हैं। एटलीस्ट इनके रिश्तेदार 4 देखेंगे कि हमारे जो लोग हैं इतने शाह छवि के बनते हैं, पुलिस में नौकरी कर रहे हैं, ट्रैफिक में कर रहे हैं, बहुत दमखम से ऐसे घूमते हैं, तो इनका असली चेहरा क्या है। अब बात आती है उस टॉपिक पे। असली चेहरा तो आपका भी सामने आ गया। मैं आ रहा हूँ ना उस बात पे। अब देखो, वो जो स्टिंग ऑपरेशन किया, मैंने किसी के जो लोग थे, मेरी तो कोई ना गाड़ी चलती है ना कुछ चलता है, लेकिन लोग मेरे पास आए। आपके डंपर नहीं चलते? मेरा कुछ नहीं है, सबको पता, कोई इंक्वायरी कर ले, मेरा एक भी डंपर मेरे पास नहीं है, ना मेरे किसी फैमिली मेंबर के पास है। अब उन लोगों ने, पहले ही इंसिडेंट हुआ रामनगर में, वो आपने भी उनको भी फोन किया, लास्ट में उन्होंने बोला जी ये ब्लैकमेलर है। ठीक है, अगर मैं ब्लैकमेलर होता आज तक मैं जेल में होता। सबसे बड़ी चीज, क्योंकि सिस्टम अगर इतना स्ट्रांग है आज की डेट में, पहले भी था, जो इस तरह के काम करते हैं वो 2 या 3 महीने 4 महीने बाद वो मार्केट से गायब हो जाते हैं। सारे ब्लैकमेलर वैसे जेल में नहीं होते हैं, सिस्टम से गायब हो जाते हैं, लेकिन 4-5 महीने करते हैं, उसके बाद फिर उनकी कहीं ना कहीं पोल खुल जाती है। नहीं, बहुत लोग हैं, वो हो सकता है, लेकिन मैंने जो देखा है खुल जाती है पोल। इतना नहीं है कि कोई 4 साल तक करता रहे। अब आगे आपकी भी खुली है? अभी मैं आ रहा हूँ ना उस बात पे, उस बात पे आ रहा हूँ, सुनो ना पूरा। अब क्या हुआ, वो जो डंपर के ओनर्स थे वो रोज हमें कहते थे, रामनगर में भी हमने किया, वो अब शांत हो गया, वहां पे कोई एंट्री फीस कुछ नहीं लग रही है। अब ये मनवाल वाला सीन था, ये आदमी अपने एसएचओ को भी नहीं मानता था। मैं कहता था कि मैं बहुत एक्सपीरियंस्ड आदमी हूँ। ट्रैफिक कर्मी था? ये पुलिस में था। अच्छा, ट्रैफिक में नहीं है, ट्रैफिक का वहां पे कोई है ही नहीं है ना, वो पुलिस का, लेकिन उस समय सिविल में था। सिविल में था, क्योंकि वर्दी में नहीं था। हम वो पहले कहीं घूम रहा था, वहां से घूम के आया। पूरा इंसिडेंस क्या हुआ कि उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे सीन है, रात को इसने गाड़ियां रोकी और पैसे मांग रहा था जिनके डंपर थे। ठीक है, अब वो मेरे को आते हैं, अप्रोच करते हैं कि इसका हमने इसका अपने वीडियो रिकॉर्ड करना। मैंने कहा ठीक है, हम कर लेते हैं। हमने रिकॉर्ड किया। आपने देखा होगा उस वीडियो में कहीं पे भी मेरी आवाज नहीं थी, आवाज किसी और की थी। अब क्या होता है, आप मौके पे थे? मैं मौके पे था, साथ में? मैं साथ में था। लेकिन जब वो कमरे के अंदर गए थे, मैंने उनको वो जो भी डिवाइस थे मैंने उनको दिए हुए थे, क्योंकि वो कहते कि हम खुद जाएंगे, खुद रिकॉर्ड करेंगे, आपकी शक्ल देख के हो सकता है ये काम ना हो पाए। बात ओके हो गई, सारा कुछ हो गया, पैसे भी उसको दे दिए, रिकॉर्ड भी हो गया। अब बात कहां पे आके फंसी
जिन लोगों के डंपर थे, जो मालिक थे, जिनकी आवाज थी बीच में, उनको गाड़ी के नंबर मेंशन हो रहे थे। अब उनके, जब मैंने वो वीडियो उस पर चढ़ाया, उनके दिमाग में ये आ गया कि हमारा नाम, हमारे गाड़ियों के नंबर हाईलाइट हो गए। अब मेरे को जब 3-4 दिन वो मेरे पास वीडियो पड़ा रहा और मैं अंदर से घुट रहा था, मैं कब अपलोड करूं, कब अपलोड करूं। और मुझे पता था कि जिनके जो वो आदमी, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। शायद दुनिया में एक ही वो आदमी है जिनकी बात मैं टाल नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं समाज के प्रति भी गद्दारी नहीं कर सकता था। तो मुझे अंदर से घुटन हो रही थी कि 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, इतना बड़ा ऑपरेशन हमने पकड़ लिया और मैं बता नहीं पा रहा हूं किसी को। और मुझे पता था अगर ये 10 मिनट भी मेरे पेज पे वीडियो चल गई, सारी जगह सर्कुलेट हो जाएगी। अगर मैं वो वीडियो 1 घंटे के लिए नहीं चढ़ाता तो किसी के पास आती नहीं आती ना। तो मेरा मकसद क्या था कि वो चीज पहुंचनी चाहिए दुनिया तक। वो 1 घंटे के पैनल में आपके पास भी आई। नहीं, बाकी वीडियोस में तो आप ऐसा नहीं करते हो। मैं वही कह रहा हूँ, बाकी वीडियो डिलीट नहीं होती। हाँ, अगर ऐसा कुछ आपकी सोच थी तो मैं वही कह रहा हूँ, मैं उस शख्स को जिसकी आवाज थी, मैं उसको नहीं मना कर सकता किसी बात के लिए। लेकिन मैं मना नहीं कर सकते थे फिर तो आप अपलोड ही नहीं करते। हाँ, लेकिन मैं घुट रहा था अंदर से, मैं चाहता था कि ये बाहर आए, बात बाहर आनी चाहिए। और स्टिंग भी उन्होंने खुद ही किया। हाँ, उन्होंने आपको मना किया। हाँ, तो वो फिर स्टिंग क्यों करते अगर उन्होंने ऐसा अपलोड? वो आप उनसे भी पूछ सकते हो। उनको लगा कि शायद मेरी गाड़ियों के नंबर बीच में आ रहे हैं, मेरे को आगे भी गाड़ियां चलानी है, तो हो सकता है बाद में ये मेरे को हरास करे। वो मेरे को 4 दिन तक मना करते रहे कि आपने वीडियो अपलोड नहीं करना है। तो उसके बाद हरासमेंट हुई उनकी? मुझे नहीं पता। उन्होंने मेरे साथ बातचीत तो होती है। नहीं, उन्होंने मेरे साथ बातचीत बंद कर दी कि तुमने वीडियो क्यों चढ़ाई। डिलीट करने का कोई फायदा मिला आपको? मुझे कुछ नहीं मिला। मुझे फायदा ये मिला कि जो काम मैंने करना था ना, शुरुआत मेरे से हुई। क्रेडिट मिले ही किसी, मुझे, मेरा मकसद क्रेडिट लेना नहीं है। मेरा मकसद ये है कि ये जो राक्षस है ना, रिश्वतखोर राक्षस, वीडियो चढ़ा के डिलीट कर देना। वो तो मिल गई ना आपको। अगर मैं नहीं चढ़ाता आपको मिलती? आपको कहां से मिली? आपने हमें थोड़ी ना बोला कि हम डिलीट करने वाले हैं, आप इसको आपने चलाई ना। तो आपने रखी थी, कहां से आई आपके पास? कहां से? मेरे से आई ना। और जो 4 पोर्टल्स ने चलाई, अगर मैं चलाता नहीं तो वो किसी के पास भी नहीं आती, बात बाहर आती नहीं। अगर मैंने बात छुपानी होती तो मैं फिर वो बात चढ़ने नहीं देता। मेरे ऊपर 4 दिन से प्रेशर था कि नहीं चढ़ानी है, और मैंने जानबूझकर चढ़ाई। एटलीस्ट मेरा काम जो है ना। ऑफर भी आया था आपको कुछ कि हम आपको? नहीं, ऑफर कुछ नहीं आया था। उनका सीधा ये था कि मेरी गाड़ियां चलती हैं, उसमें नंबर मेंशन है, मुझे हरासमेंट होगी, इसलिए आप मत चलाना। लेकिन मैं रोक नहीं सका अपने आप को। अच्छा जी, एक चीज तो आपको माननी पड़ेगी ना जी, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में माइनिंग तो हो रही है, धड़ल्ले से हो रही है, और जिस कारण लोगों की जानें भी जा रही हैं। बिल्कुल। जहाँ पे 2 मीटर या 3 मीटर आपको जाना था, वहां पे आप 50-50 मीटर चले गए हैं, और लोग वहां पे मरते हैं उन खड्डों में। उन अनजान लोग मतलब वहां पे चले जाते हैं। बिल्कुल। तो इलीगल माइनिंग तो हो रही है, फिर आप इतना क्यों मतलब उसको बचाने की कोशिश कर रहे हो? इलीगल माइनिंग मैं कहाँ बचा रहा हूँ इलीगल? ये तो माइनिंग वाला, तो इसमें कोई लेन देन ही नहीं है। डंपर तो माइनिंग वाले थे ना? हाँ जी, डंपर तो माइनिंग वाले थे ना सर। अगर वो बजरी लेके आ रहे हैं, पूरी रसीद है उनके पास, सब कुछ है, फिर किस चीज के पैसे उनको देने? मैंने बचाना होता तो मैं तो फिर वो वीडियो वायरल ही नहीं करता। अगर मैंने वायरल करनी नहीं होती तो मैं चढ़ाता ही क्यों? मेरा मकसद यही था कि वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि रिश्वत के पैसे क्यों जा रहे हैं। अब ये पूरा तंत्र चल रहा है। इसका मतलब जो लीगली चल रहे हैं उनसे रिश्वत नहीं ली जानी चाहिए, जो इलीगल चल रहे हैं उनसे रिश्वत ली जानी चाहिए। इलीगल चलने ही नहीं चाहिए। इलीगल चलने ही नहीं चाहिए। रिश्वत क्यों लेनी है? अगर वो इलीगल चल रहा है तो कानून है ना हमारा, उनको सीज करो गाड़ियों को, उनको चालान करो, गाड़ियां सीज करो। मैं तो कहता हूँ कि ऐसा सख्त कानून बनना चाहिए जैसे फॉरेस्ट के कानून है ना। फॉरेस्ट की लीगल लकड़ी लेते हुए कोई गाड़ी पकड़ी जाती है, वो फॉर एवर रिलीज नहीं होती है। ऐसा ही कानून माइनिंग के ऊपर भी बनना चाहिए। जो गाड़ी इलीगल माइनिंग में इन्वॉल्व है वो फॉर एवर लाइफ कभी रिलीज नहीं होनी चाहिए। देखो क्यों नहीं, कैसे रुकती है इलीगल माइनिंग? कोई हिम्मत ही नहीं करेगा दोबारा इलीगल तरीके से माइनिंग करने की। तो ये क्यों नहीं बनाती सरकार? मैं थोड़े बनाऊंगा यहाँ बैठ के। ये जो जहाँ से माइनिंग होती है, नाले शाले, ये मतलब इतना कोई मतलब छुपा हुआ रहता है कि वहां पे दिखता नहीं है किसी को। सब दिख रहा है, गाड़ियों को सब कुछ दिख रहा है। सब कुछ दिख रहा है, पैसों के जोर पे चल रहा है। कहाँ चल रहा है पैसा? सारा ये हर जगह, हर नाके पे एंट्री होती है, हर ट्रैफिक नाके पे, हर पुलिस नाके पे एंट्रियां होती हैं। अब थोड़े दिन क्या होता है, थोड़े दिन ये शांत हो जाते हैं 2-3 महीने के लिए, उसके बाद फिर ये शुरू हो जाते हैं। मैं तो कहता हूँ ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए। 2-3 महीने काम भी बंद हो जाता है, काम चलता है। मुझे पता, काम तो चल रहा है, गाड़ियां चल रही है, अब चेक करना। मैं तो कहता हूँ कानून का खौफ होना चाहिए। मतलब उस 2-3 महीने आप कहीं ना कहीं इलीगल जो एक्टिविटीज हो रही है उनका फायदा करवा देते हैं। मैं कैसे करवाऊंगा? मैं तो कहता हूँ पकड़ो ना जो इलीगल है, उसको रिश्वत लेके क्यों छोड़ते हो? अगर आपने काम करना है, आप वाकई चाहते हो लीगल माइनिंग बंद होनी चाहिए, तो अगर आप रिश्वत लेके छोड़ रहे हो, आप तो उससे बड़े गुनहगार हो।
आप उनको सीज क्यों नहीं करते गाड़ियों को? और ऐसा कानून बनना चाहिए जो गाड़ी इलीगल माइनिंग में इन्वॉल्व पाई जाती है वो छूटनी ही नहीं चाहिए फॉर एवर लाइफ। 10 गाड़ियां भी अगर एक बार ऐसी हो गई ना, कोई हिम्मत नहीं करेगा दूसरा इलीगल माइनिंग से काम करने की। अच्छा भाई, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में ना मैंने एक नाम बहुत सुना है, देविका देविका देविका। क्या है ये देविका और क्या अहमियत है इसकी डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में? अभी कोई प्रोजेक्ट भी वहां पे लगा था जो फेल हो चुका है, क्या पूरा मामला है? देखिए, पूरा एक नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट आया था। नेशनल रिवर कंजर्वेशन बोर्ड है, वो क्या करता है कि जितनी भी जो हमारी नदियां हैं जिनसे हमारी रिलीजियस भावनाएं जुड़ी, जैसे गंगा है, देविका है, या और भी जो नदियां हैं, उनको बचाने के लिए एक बोर्ड बनाया गया है जिसको हम कहते हैं नेशनल रिवर कंजर्वेशन बोर्ड। वो क्या करता है कि हर जो नदी अपना अस्तित्व खो रही है उसको बचाने के लिए, उसकी सफाई के लिए कार्यरत रहता है। तो वो पूरा एक प्रोजेक्ट बनता है। वो प्रोजेक्ट जो है फिर वहां पे इम्प्लीमेंट होता है। जैसे गंगा को साफ करने का प्रोजेक्ट आया था वो भी इसी के अंडर था, देविका का भी इसी में था। 186 करोड़ का प्रोजेक्ट था ये उधमपुर का। हाँ, अच्छा, पूरी देविका को साफ करना है। इसको मतलब इसके अस्तित्व को बचाना होगी, साफ होगी, बहुत अच्छे से हुई है। वही मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। इन्होंने क्या किया कि जो सीवरेज का वो पैसा जो था सीवरेज प्रोजेक्ट में लगाया। इनको लगा कि जो इनका कहना है कि जो शहर का जो सीवरेज का पानी है वो देविका में जाता है, इसलिए उसको गंदी होती है। हाँ, गंदी होती है, तो उसको प्रोजेक्ट को सीवरेज जो है वहां से सेपरेट की जाए। तो पूरी पाइपें सिटी में इन्होंने बिछाई। वो पता नहीं किस तरीके से बिछाई, वो पाइपें कभी ब्लॉक हो रही हैं। आज की डेट में वो सीवरेज का जितना गंदा पानी था वो फुहारे बन बनकर बाहर छूट रहे हैं। अच्छा। वो सारा जो गंदा पानी है पूरे शहर में, जब भी बारिश होती है, कुछ होता है, ब्लॉकेज होती है, अब वो पानी दोबारा का दोबारा वहीं पे जा रहा है। अच्छा। कुछ देविका की तरफ जा रहा है, कोई शहर में फैल रहा है। तो वो प्रोजेक्ट जो था टोटली फेलियर रहा। इम्प्लीमेंट करने वाली जो एजेंसी थी उसमें सबने पैसा खाया है। जहां तक मुझे लगता है, नहीं तो 186 करोड़ एक रकम होती है। पूरा एक शहर, क्या हम शहर डिस्ट्रिक्ट बसा सकते हैं पूरा का पूरा। और ये रिवर उस देविका नदी के अस्तित्व को नहीं बचा पाए हैं। हमारे माननीय जो एमपी साहब है, पीएमओ भी रहे हैं, तो उन्होंने आके यहाँ पे देविका की आरती की, सारा प्रोजेक्ट की, देविका साफ हो गई। तो मैंने उस टाइम पे भी ये क्वेश्चन उठाया था कि अगर आपको लगता है वाकई देविका साफ हो गई है तो क्यों ना एक जल वहां से एक लोटा भर के आप उसको पी के दिखाएं। कभी ऐसा हुआ है कि उस पानी को पिया जाता था? सर, ऐसा नहीं हुआ आज तक, मैंने अपनी होश में नहीं देखा। उससे पहले कहीं आपने अपने मतलब सुना हो कभी कि उसका पानी पीने योग्य था? या मैंने जब से होश संभाली है, मेरी 39-40 के करीब उम्र होने वाली है, मैंने आज तक नहीं देखा कि वहां पे इतनी गंदगी देविका में रही हो जितनी पिछले 20 सालों में। जितनी एमएलए रहे यहाँ पे या मिनिस्टर रहे, एमपी रहे, सब ने देविका के नाम पे राजनीति। तो इस प्रोजेक्ट बनने के बाद क्या इतना साफ हो चुका था पानी कि आपने ये स्टेटमेंट दे दिया कि आप एक लोटा पानी पी के दिखाइए? बिल्कुल हो चुका था साफ। नहीं हुआ था ना, तो वो तो लोगों को आईवाश कर रहे थे। आरती शुरू हो गई, ठीक है, आप आरती करो, धार्मिक भावना है किसी की, उसमें जो उसका फेथ है, उसके रिलीजियस फेथ है, उसको आप मानो। लेकिन अब गंगा साफ है ना, हम जाते हैं वहां से गंगा जल लाते हैं, पीते हैं सभी, नहाते, अगर उसमें जाते हैं पीते हैं, उसको चरनामत लेकर पीते हैं। तो देविका में क्यों नहीं ऐसा होता? वो जो प्रोजेक्ट इन्होंने सीढ़ियां बनाई थी वो भी टूट गई। जो थोड़े बहुत वॉशरूम बनाए थे, वहां पे आप कभी जाओ विजिट करो, वहां का वॉशरूम में ताले लगे हैं, शीशे टूट गए हैं। आधे तो ड्रगिस्ट वहां पे बैठे होते हैं, वहां पे रात को बाथरूमों के आसपास ड्रग्स ले रहे होते हैं। तो ये चीजें जो होना चाहिए था ना, एक्चुअल में वो नहीं। मैं तो कहता हूँ इसकी एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई जाए, इसकी जांच जो है किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से होनी चाहिए। ये 186 करोड़ रुपीज आखिर गए कहाँ है? कैसे ये पैसा अगर यूज हुआ तो कहां पे हुआ? और अगर किसी की जेब में गया तो किस किस की जेब में गया? वो सब कल्प्रिट है। बिल्कुल, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि इतनी बड़ी हार्ड एंड मनी ऑफ द टैक्स पेयर्स का। और मैं आपको एक मिसाल दूं, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। आज तक हमने अपने बुजुर्गों से भी नहीं सुना था, जब से ये देविका प्रोजेक्ट आया लाशें बह गई थी देविका से, जलती चिताएं बह गई जब उसमें पानी आया। ये प्रोजेक्ट इस तरीके से फेलियर रहा। आज तक के इतिहास में शमशान घाट से कभी लाशें नहीं बही थी। वो बहाव में लाशें बह गई और वो 3-4 दिन के बाद वो लाशें मिली। वो जो ब्रिज था यहाँ पे शमशान घाट, वो ब्रिज टूट गया, वो भी इस देविका प्रोजेक्ट के अंदर नहीं बना पाया। किसी दानी सज्जन ने पैसा देके वो रिकंस्ट्रक्ट करवाया उसको दोबारा से ब्रिज को। तो वो पैसा कहाँ गया? ये तो एक बहुत जांच होनी चाहिए इस चीज की। और जो जो अधिकारी यहाँ पे रहे हैं उनको आंसरेबल होना चाहिए इसके लिए। हमारे कुछ लीडर थे, वो बड़े बातें करते थे कि देविका का पैसा खाने नहीं देंगे, आज वो उसी पार्टी में चले गए हैं। अब उनके लिए देविका साफ हो गई है, पहले नहीं थी जब वो बीजेपी में नहीं थे 1.5-2 साल पहले, तब वो नारे लगाते थे, लेकिन आज वो चुप हो गए। तो मैं तो कहता हूँ इसकी एक जांच कमेटी हो, अगर सरकार दोबारा आती है या बदल लेने से डर लगता है। हाँ जी, नाम लेने से डर लगता है। नहीं, नाम लेने से मैं कौन डरता हूँ? मैं क्या बता रहा हूँ आपको, पूछिए आप किसका नाम लेना चाहिए। कौन बोलता था? सबसे ज्यादा देविका के ऊपर राजनीति किसी ने की है तो एक्स एमएलए बलवंत सिंह मनकोटिया ने की।
1.5 साल पहले का उनका 2022 का वीडियो देखो, वो कहते हैं कि इन अधिकारियों से और बीजेपी वालों को जवाब देना पड़ेगा, देविका का पैसा कहाँ गया है। और इस चुनाव से पहले वो कह रहे हैं कि उधमपुर में जो कुछ हुआ है उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, मैं आंसरेबल हूँ, मुझे आप सवाल पूछिए। तो देविका तो साफ नहीं हुई ना, तो फिर आखिर क्या हो गया? इतना बदलाव क्यों आ जाता है कि आदमी के इतना हृदय परिवर्तन चंद मिनटों में कैसे हो जाता है, मैं समझ नहीं पाता हूँ। अच्छा भैया, अगर बात करें हम डिस्ट्रिक्ट जम्मू की, तो वहाँ पे स्मार्ट मीटर जब शुरू में शुरुआत हुई थी तो काफ़ी हो हल्ला हुआ, प्रोटेस्ट हुए, लोगों ने ऐतराज़ किया कि स्मार्ट मीटर नहीं लगने चाहिए। आश्वासन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये मिला कि आपको 24 घंटे बिजली मिलेगी और बिजली की चोरी जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। डिस्ट्रिक्ट उधमपुर की क्या हालत है? अभी हम डिस्ट्रिक्ट जम्मू की अगर हम बात करें, वहाँ पे गर्मियों में जिस तरह से पहले लाइट कट्स हुआ करते थे, आज स्मार्ट मीटरिंग होने के बाद भी उस तरह के कट्स लग रहे हैं। तो क्या डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में भी वैसा ही हाल है या यहाँ पे 24 घंटे मिलती है? सर तुसें पता तो होंदा नहीं कट किन्ने वे लगना, किन्ने वे जानी बिजली आनी, ये तुसें पता होंदा ना। बिल्कुल। इत्थे पता के कोई नहीं होंदा है, इत्थे कट ना दी चीज के नहीं है। अच्छा। इन्ना जल मन करदा स्विच बंद करिए, पता नहीं सही दे कुछ जंदे दो इधर आप अभी आप हमारे पास आ जाओ 2 घंटे से, आपको हमने गर्म पानी पिलाया है। बिल्कुल। क्यों? हमारे यहाँ बिजली का कोई पता नहीं, फ्रिज चलता ही नहीं है। बिजली पहले भी पिछले परसों से बिजली गई थी, कल दोपहर को आई है और पूरी रात बिजली बंद थी। हवा बादल श्रीनगर में लगते हैं, यहाँ बिजली बंद हो जाती है। वो पता नहीं केड़ा स्मार्ट मीटर ले आदे, कोई केड़ी स्टेट चाहनी है वो स्मार्ट मीटर दे करना बिजली के कोई परिवर्तन नहीं, उल्टा कट जो है वो बढ़ गए, बिजली कटौती बढ़ गई है, कोई सुधार नहीं हुआ है। इन्होंने बेसिकली क्या था, कंपनी यूपी की कंपनी को किसी को टेंडर दिया था, उससे इन्होंने कमीशन खाई होगी, इन्होंने उनके मीटर लगवा दिए। असली कहानी जो है बिजली की आपूर्ति जो बहाली जो थी होनी चाहिए थी, जैसे आपूर्ति होनी चाहिए थी वैसी नहीं हो रही है, उससे भी वर्स्ट कंडीशन हो चुकी है। बिजली के टाइम का कोई पता नहीं, कभी कहते हैं जी 6 घंटे का कट है, कभी कहते हैं 4 घंटे का कट है, कभी कहते हैं जी 24 घंटे में 8 घंटे जाएगी। तो भाई साहब गिन तो लिया करो, बंद तो कर देते हो, फिर गिन लिया करो कितने घंटे बंद की है। हमें तो ये घंटे गिनने पड़ते हैं, आई कितने घंटे थी 24 में से। और कई बार तो ऐसे आती है मोमबत्ती जला के मुझे बल्ब देखना पड़ता है, जल रहा है कि बंद हो गया। तो इसमें घबराने वाली क्या बात है? बिल भी तो उसी के हिसाब से आता होगा, जितने बिल इतने आते थे भाई साहब, वो तो नहीं आ रहे भाई। हम अब आप बोलो कि हम बाबा आदम के जमाने में चले जाए, हमने पैसे नहीं देने, हम बिना बिजली के रहे। बिजली देनी चाहिए ना, पैसे तो लेंगे। अब जब पब्लिक किस लिए बिजली लगवाती, पैसों के लिए थोड़ी ना रोती है। अगर हमने बिजली लगाई है, हमें पता है किराया देना है, हम देंगे ना यार, बिजली तो दे दो कम से कम, किराया किस चीज का देना है फिर। अच्छा भैया, अगर बात करें हम, हमारे देश के जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उनका एक स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कश्मीर में जो मिलिटेंट्स जो एक्टिव हैं या पहले हुआ करते थे, या कोई भी एक्टिविटी में मुलव्वस पाए जाएंगे, और जो पत्थरबाज हैं उनके जो रिश्तेदार हैं, भाई हैं, कोई भी हैं, वो अगर डिजर्व करते भी हैं तो उनको गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट जॉब्स, हर चीज़ से महरूम रखा जाएगा। क्या इस स्टेटमेंट्स को आप समर्थन करते हैं? देखो, सबसे पहली बात तो ये कि कौन मिलिटेंट है कौन नहीं है, ये डिसाइड कौन करेगा? नहीं, चले वो एजेंसीज करती हैं डिसाइड कौन मिलिटेंट है कौन नहीं है, क्या है वो पत्थरबाज कौन है कौन नहीं है, वो पता चल जाता है। लेकिन उनके रिश्तेदारों को अगर वो डिजर्व करते भी हैं, नौकरी से महरूम रखना या बाकी जो गवर्नमेंट स्कीम्स है उनसे महरूम रखना, क्या आप उसका समर्थन करते कि होना चाहिए? क्योंकि एक इम्पैक्ट इसका ये भी रहेगा, एक डर लोगों के दिमाग में होगा कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हम तो गलत होंगे ही, हमें तो सजा मिलेगी, हमारे साथ साथ हमारे परिवार को भी मिलेगी। बिल्कुल। देखो, सबसे बड़ी चीज पहले तो ये क्या कहते हैं कि कश्मीर से मिलिटेंसी खत्म हो चुकी है। पिछले 6 महीने से 1 साल से तो यही रागल पर है कि मिलिटेंट है ही नहीं, अब खत्म हो गया। जब मिलिटेंट ही नहीं है, अगर मिलिटेंट है ही नहीं तो फिर नौकरी किसी की भी नहीं जाएगी, सबकी सेफ है। सबसे पहला पॉइंट ये कि मिलिटेंट है ही नहीं। अगर नहीं है फिर ये क्या कर रहे हैं, ये इस तरह की स्टेटमेंट देके ये बेसिकली एक वर्ग है वोटर जो है उसकी सिंपैथी लेना चाहते हैं और उनको एक मतलब कि घुमाना चाहते हैं, ट्विस्ट लाना चाहते हैं कि हमने मिलिटेंटों की नौकरियां बंद कर दी पूरे खानदान की। भाई जब मिलिटेंट ही नहीं है, अगर मिलिटेंट रहे ही नहीं है फिर तो कोई फिर ये स्टेटमेंट देने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, अगर है भी, सुनो मेरी बात, हाँ, तो क्या होना चाहिए? अगर मिलिटेंट है, अगर मिलिटेंसी है तो फिर ये मानते क्यों नहीं है कि मिलिटेंसी है? फिर ये क्यों 1.5-2 साल से ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जेएनके में मिलिटेंसी हमने खत्म कर दी? ये खुद झूठे हैं, इनके बात का विश्वास कौन करेगा? तभी ये कहते हैं कि मिलिटेंसी खत्म हो गई। जब मिलिटेंसी खत्म होगी तो मिलिटेंट ही नहीं रहे, फिर तो ये स्टेटमेंट ये ऐसा कानून लाने की जरूरत ही नहीं है।
और अगर मिलिटेंट है, अगर ये इस तरह का कानून ला रहे हैं तो ये खुद मान रहे हैं कि मिलिटेंट है। नहीं, कानून अगर ला रहे हैं तो हाँ। होना चाहिए या नहीं होना नहीं, चाहिए? अगर कोई गलत गुनाह कर रहा है ना, उसको जेल में ठोको ना। उसको तो ठोकते हैं। हाँ, तो अच्छी बात है ना। लेकिन उसके परिवार को या उसके भाई को या रिश्तेदार को, उसके रिश्तेदार ने अगर ऐसा कोई काम किया है देश विरोधी, तो उसको सजा मिलनी चाहिए इस टाइप की। अगर वो देश विरोधी गतिविधियों में इन्वॉल्व नहीं है, वो देशभक्त है, फिर उसको इस तरीके की सजा देना बहुत ही बड़ा जुर्म है। ये तानाशाही है फिर। आफ्ताब जी, अगर मेरे आपके घर में कोई एक आदमी गुनहगार निकलता है और आप एक अच्छे इज्जत से काम कर रहे हो, आप एक देशभक्त आदमी हो, आपकी देशभक्ति पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, और उसकी सजा अगर आपको मिलती है, तो आपके दिल जहन में क्या बात आएगी? उसका पॉजिटिव इंपैक्ट होगा कि नेगेटिव होगा? और दूसरी चीज, इनकी किसी भी स्टेटमेंट पे मुझे तो भरोसा ही नहीं है। ये तो कहते हैं कि हमने मिलिटेंसी खत्म कर दी है। अगर मिलिटेंसी खत्म कर दी है तो फिर मिलिटेंट ही नहीं रहे। जब मिलिटेंट ही नहीं रहे तो उनके रिश्तेदार भी कहां से? मिलिटेंटों के रिश्तेदार ही कोई नहीं हुआ ना फिर। जब मिलिटेंट ही नहीं है तो उसका रिश्तेदार, तो नौकरी किसी की नहीं जाएगी। और अगर ये कहते हैं कि मिलिटेंट, अगर इनके हिसाब से अगर तो मिलिटेंट है, फिर उन्होंने 3 साल से क्या झूठ बोल रहे हैं कि हमने मिलिटेंसी खत्म कर दी? फिर ये लोगों की आंखों में धूल क्यों झोंक रहे हैं कि हमने मिलिटेंसी खत्म कर दी? और अगर कोई गुनहगार है तो उसको सजा दो। अगर उसका कोई भाई है, वो एक अच्छा इस देश विरोधी कार्यों में कहीं पे भी विलिप्त नहीं है, वो अच्छे समाज में जीना चाहता है, इज्जत से रहना चाहता है, तो उस आदमी को सजा क्यों मिले? तो सर, क्या एक मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए? देखिए, मैं तो जनता से यही कहूंगा कि अपने देश के लिए काम करो, देश को सुधारने के लिए काम करो, समाज को सुधारने के लिए काम करो। अपने इर्द गिर्द कोई भी गलत एक्टिविटी आपको पाई जाती है तो उसका खुल के विरोध करो, चाहे उसमें कोई भी इन्वॉल्व है, उस गलत चीजों का विरोध करो। अगर आपके आसपास कोई ड्रग्स में इन्वॉल्व लोग पाए जाते हैं, देखिए पुलिस अगर चाहे ना, अकेली अपने दम पे कुछ नहीं कर सकती। पुलिस कोई शक्तिमान नहीं है, उसको सब पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है। आम पब्लिक को उसमें उनका सहयोग करना है, बिल्कुल करना है। अगर वो आप लोगों, अगर मेरे मोहल्ले में कोई आदमी गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व मुझे लग रहा है, हो सकता है पुलिस की नजर से वो बच रहा हो, क्योंकि मुजरिम जो है वो भी बहुत शातिर हो गया आजकल। तो वो मेरा एक फर्ज बनता है कि मैं पुलिस को उसकी इंफॉर्मेशन दूं और अपना एक अच्छा नागरिक होने का फर्ज अदा करूं। जिम्मेदारी है मेरी, ये फर्ज नहीं है, मेरी एक जिम्मेदारी है। मेरे समाज में कोई भी गलत चीज हो रही है तो मुझे उसके खिलाफ आवाज उठानी है, और जितने भी हमारे लॉ इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं उनको हमने सपोर्ट करना है इस चीज में, चाहे वो इलीगल माइनिंग हो, इलीगल ड्रग्स हो, इलीगल ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है। अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो उसके सामने खुल के आओ, नहीं तो आज हम अगर चुप रहेंगे, हमारे आने वाली पीढ़ी हमसे सवाल पूछेगी। ये बात आप सब याद रखें। बिल्कुल, चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से अर्शफ सिंह जी। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।